बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं साथ से अरसना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। हुकूमत जो है वो इंतखाबी इस्लाहात के लिए हमें बेचैन दिखाई तो दे रही थी, लेकिन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर बहरहाल इंतखाबी इस्लाहात यानी EVM की जो बात है वो ज़ाहिर सबसे इंपॉर्टेंट रही और उसको पूरी तरह से मंजूर भी करवा लिया हुकूमत ने। लेकिन अपोजिशन क्या करती रही? अपोजिशन दावे करती रही कि जी नंबर्स जो हैं वो आपको चेंज मिलेंगे और बहुत सारे इत्तेहादी हुकूमत के हमारे साथ होंगे। लेकिन ये सारा मंजरनामा हमने देखा कि जब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ तो ये बिल्कुल 360 का चेंज था। अपोजिशन के अहम तरीन नुमाइंदे इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। आज हमने उनको जहमत दी है और ज़रा पूछेंगे कि इंतज़ामी मामलात में उनके दौरे हुकूमत में क्या गलतियाँ हुई हैं और इस दौरे हुकूमत में जबकि वो अपोजिशन में मौजूद हैं तो क्या समझते हैं कि अपनी माजी की गलतियों का कितना मजीद भुगतान भुगतना बाकी रह गया है और EVM का मुस्तकबिल उनकी निगाह में क्या है। साथ साथ हम बात करेंगे आज अहमद बिलाल महबूब साहब से जो कि सदर हैं पिलडाट के, और उनसे भी बात करेंगे कि क्या 2023 के इलेक्शन EVM मशीन के जरिए करवाने का जो इंडिया दिया जा रहा है क्या यह मुमकिन भी है या नहीं। लेकिन जरा मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी साबिक वजीर आजम पाकिस्तान रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज शाहिद खाकान अब्बासी साहब से। अब्बासी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत शुक्रिया जी। अब्बासी साहब, मैं आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुन रही हूँ, उसमें आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक डिफाइनिंग मूवमेंट की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि किस किस्म की डिफाइनिंग मूवमेंट आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने कभी डिफाइनिंग मूवमेंट की बात नहीं की। हर लम्हा हर मुल्क के लिए डिफाइनिंग होता है। ठीक है, हमारा मसला ज़रा गहरा हो गया है। हमारा मसला ये है कि हम 74 साल के बाद भी अपने मुल्क को आइन की बालादस्ती नहीं दे सके, निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं कर सके, इलेक्शन को चोरी से नहीं बचा सके, अवाम को तकलीफ से नहीं बचा सके। आज हमारे मसाइल की अगर एक वजह आप पूछें तो वो सिर्फ ये है कि हमारा मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। तो आज ज़रूरत ये है कि मुल्क के निज़ाम को आइन के मुताबिक करें, इदारे अपनी आइनी हदूद में रहें और मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। ये बुनियादी बात है जो मैं हर जगह करता हूँ और यही मेरी समझ है। अगर किसी को इससे बेहतर मसला की वजूहात या उसका हल मालूम है तो मैं हाजिर हूँ। खाकान अब्बासी साहब, फिर ये सवाल बताएं ना कि आपकी हुकूमत भी रही जैसी तैसी भी सही रही, ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, फिर आपको आना पड़ा, लेकिन और भी बहुत सारे मुहर्रिकात के साथ आप भी कोई इंतखाबी इस्लाहात की अगर मैं बात करूं तो उसमें कोई काम नहीं कर सके, रिफॉर्म्स नहीं कर सके आप। रिफॉर्म की बात नहीं, रिफॉर्म हमारे दौर में हुए हैं। जितना एक्सटेंसिव रिफॉर्म हमारे दौर में हुआ है और जिस तरीके से हुआ है उसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। एक कमेटी बनी जिसमें दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबरान थे, हर जमात की नुमाइंदगी थी और हुकूमत की अक्सरियत नहीं थी और मुतफ़िका तौर पर 2-2.5 साल लगे, 117 मीटिंग्स हुई और फिर रिफॉर्म हुए थे। पाकिस्तान में मसला रिफॉर्म का नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में मसला आइन से इनहराफ का है, इलेक्शन की चोरी का है। आपने इलेक्शन की चोरी से बचाना है मुल्क को। आप जो मर्जी रिफॉर्म करते रहे, बल्कि हम सब आज इलेक्ट्रॉनिक की बात करते हैं। आपने अपने निज़ाम में एक हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक बनाया, जो रिकॉर्ड ट्रांसफ़र सिस्टम था, सारी चोरी वहीं पर हुई। उसका सबूत ही कोई नहीं है, ना मिल सकता है। वो कहते हैं बस यहाँ से हमने रिजल्ट डाला, वहाँ पर यही निकला, हमें तो ये रिजल्ट मिला है। इसलिए ये एक बड़ी अहम जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कराना। पूरे मुल्क का निज़ाम, मुल्क की मईशत, मुल्क के मामलात का इन्हिसार इस पर होता है। ठीक है खाकान अब्बासी साहब, लेकिन अगर आप चोरी की बात कर रहे हैं तो फिर नैब जो है उन चोरियों को पकड़ रहा है जो कि माजी की हुकूमतें करती रही। एज पर द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकवरी रेशो बताया गया 881 अरब। ये कामयाबी नहीं, आपको नहीं लगता कि वो तमाम मलबा जो इस हुकूमत पर था या अवाम पर बराह रास्त था वो रिकवरीज हो रही है और इसका मकसद है कि करप्शन फ्री किया जा रहा है चीजों को? मुहतरमा, मेरे और आपकी बात नहीं है, बात है मुल्क की। एक इदारा बनाया गया है इस मुल्क में जो एक आमिर ने बनाया, उसका मकसद था सियासत को तोड़ना और मरोड़ना, और आज भी उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मुझ पे जो आप केस बनाने, मैं तो हमेशा कहता हूँ मैं तो हाजिर हूँ। हमने 5 साल हुकूमत की है, हमारे खिलाफ कोई करप्शन का केस है, आप ले आए, तो कैमरे लगाए, पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं। आप जो केस बनाए उनकी हैसियत ज़रा देख लें। एक मज़ाक़ खेज़ बातें हैं और असर ये हुआ है कि आज मुल्क में कोई अफसर काम करने को तैयार नहीं है। जब एक 17 ग्रेड का नैब का अफसर एक 22 ग्रेड के सेक्रेटरी को
जिसने ईमानदारी से 35-38 साल मुल्क की खिदमत की हो, उसे ये कहे कि तुमने ये फैसला गलत किया और मैं बेहतर जानता हूँ, और आज तुम्हारे पास ये चॉइस है कि ये तुम्हारा अरेस्ट ऑर्डर है या ये तुमने बयान देना है फलाने वजीर के खिलाफ। जब ये चॉइसेस आप देंगे, ये इंसाफ का निज़ाम है, ये अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है। सर आपने बंद कर देना था ना ये निज़ाम रखना है, पर सब पे लागू कर दें। अगर नैब इतनी अच्छी चीज़ है तो मुल्क की जुडिशरी पर लागू करें, मुल्क की ब्यूरोक्रेसी पर लागू करें, मुल्क की अफवाज पर लागू करें, मुल्क की सिविल सोसाइटी पर लागू करें। एक आपने खुद ही एक तमाशा बनाया है। मुझसे आप सवाल करेंगे जी कि आपने क्यों खत्म नहीं किया। हाँ, मैंने इसलिए खत्म नहीं किया कि इस मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है। तो सर आप ले आते, फिर सवाल तकरार में ये भी है, सुबह इस कानून को बदलेंगे, हम दोपहर में उड़ा देंगे। अच्छा, आप दोपहर को बदलेंगे, अगली सुबह को उड़ा देंगे। ये इस मुल्क की हकायक है। ठीक है खाका नवाजी साहब, लेकिन रिकवरी का भी तो फिर आप मुझे बताएं ना, नैब जो रिकवरीज कर रहा है वो तो काबिल सताइश है कि नहीं है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये 483 नहीं है, 539 अरब 4 साल में मौजूदा चेयरमैन ने रिकवर किए हैं। लेकिन इसी हुकूमत ने आकर सेनेट में बताया है कि सिर्फ 1.4 अरब कौमी खजाने में जमा हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये 537.6 अरब रुपया जो है ये कहाँ गया है? अच्छा, और मैं सवाल फिर ये करूंगा कि आपने किस सियासतदान से ये पैसे रिकवर किए हैं और कब किए, उसका नाम बता दें जिससे आपने ये रकम, हुकूमत के खजाने में 1.4 अरब आया है 4 साल में। नैब हर साल जो है वो 6 अरब खर्च करता है, यानी 24 अरब खर्च किए, 1.4 अरब जमा कराया और मुल्क का सारा निज़ाम तबाह कर दिया। आज कोई अफसर फैसला करने को तैयार नहीं है। आज जो मुल्क में गैस का बहरान है, हाँ, उसकी बुनियादी वजह नैब है। कोई अफसर फैसला नहीं करेगा। वो कहते थे जिन्होंने LNG लगाई थी उनका अशर देख लें, आज 3 साल से दौर में आए ना, 6 साल पहले। तो ये जब तक ये तमाशे लगाए रखे, सर्कस है, ये तमाशा लगाए रखे, सर्कस है, इंशाल्लाह वही अशर होगा जो आज मुल्क का है। ठीक है खाका नवाजी साहब, आपकी बात आ गई, लेकिन सर ये जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में आपने अपने नंबर शो करने थे, वहां आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन की हैसियत में आपको सुबकी हुई? गो के हमें मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आपका डायलॉग पार्लियामान के अंदर कुछ है, बाहर कुछ है। नहीं, कोई सुबकी नहीं है। 203 मेंबरान ने आना था, 203 के 3 वहां मौजूद थे। ये तो सुबकी तो उस हुकूमत की होती है जो एक हफ्ता पहले जिसके मेंबर पूरे नहीं थे, एक हफ्ते में मौजूदाती तौर पर पूरे हो गए। ये तो जमहूरियत की शिकस्त है, ये मुल्क में अवाम की शिकस्त है, जिन पर वो कानून लागू कर दिए गए हैं जिन पर अवाम की राय का कोई एहतराम नहीं है, जिन अवाम की राय दाखिल नहीं है। अच्छा। अवाम की राय को सुना नहीं गया, तो क्या उजलत थी इन मामलात में? ये कल फिर सारे बदल दिए जाएंगे। तो ये तो एक वक्त ज़ाया किया गया इस मुल्क का, वक्त ज़ाया किया। लेकिन सर फिर महंगाई पर आप फरमा दीजिएगा कि आप लोगों का क्या इजमा हो सका? वहां पर भी हमने देखा कि कुछ खास काम नहीं हो रहा, आप लोग थोड़ा एजिटेट करते हैं फिर भूल जाते हैं। हम भी अपोजिशन तो बात ही महंगाई की करती है, हुकूमत ने तो आज तक बात महंगाई की नहीं की। हमने पार्लियामान के अंदर जब मौका मिला है, पार्लियामान तो चलती नहीं है, हर टीवी प्रोग्राम पर, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जलसे जुलूसों की लंबी तादाद है। कल भी पेशावर में जलसा हो रहा है सिर्फ महंगाई के मामले पर। तो आज महंगाई की बात तो सिर्फ अपोजिशन कर रही है, लेकिन महंगाई का हल जो है वो हुकूमत के पास होता है, जो हुकूमत वक्त होती है, जिस तरह भी आई हो, चोरीशुदा इलेक्शन के नतीजे में आई हो, अवाम की तकलीफ का एहसास वही कर सकती है, वही उसका हल दे सकती है। हमने तो अपने 5 साल हुकूमत की, उसमें जो महंगाई हुई आपके सामने है, 4% से कम महंगाई, फूड इन्फ्लेशन 1% से कम रही, आज फूड इन्फ्लेशन 17% पे पहुंच गई। बड़े खौफनाक हालात हैं मुल्क के, लेकिन हुक्मरान जो है वो बिल्कुल बेखबर नजर आते हैं। सर हुक्मरान बेखबर नजर आते हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो हिकमत अमली तय कर रही है, यानी इन हाउस तब्दीली की वाली जो बात है, मरियम बीबी पिछले दिनों मुझे बताया गया कुछ सोर्सेज से कि अब उन्होंने कहा कि इन हाउस तब्दीली का वक्त गुजर गया, अब खामोश होकर काम करना है। इन हाउस तब्दीली अब जरूरी तो नहीं है ना? देखिए, इन हाउस तब्दीली की सिर्फ बात नहीं है। अच्छा, आप 100 इन हाउस तब्दीली कर लें, जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, तब्दीलियों का कोई फ़ायदा नहीं है। और तब्दीली उस निज़ाम में जो आइन के मुताबिक ना हो मुमकिन भी नहीं होती। तो इसलिए सिर्फ बात तब्दीली की नहीं है, बात है निज़ाम की।
जब तक निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, इन तब्दीलियों का कोई मकसद नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं। खाकान अब्बासी साहब, जब आप ये बात कर रहे हैं ना, तो फिर मुझे वो लफ्ज़ याद आ रहे हैं, ज़ाहिर पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजल रहमान साहब, फिर बिलावल साहब के बारे में भी आप लोगों की जानिब से कहा जाता है कि किसी को किसी के इशारे मिल रहे हैं। तो क्या वाकई इशारे मिलते हैं? किस तरह के इशारे हैं? कौन देता है ये इशारे? ये ज़रा कुछ पता चलना चाहिए इसके बारे में। नहीं, मैं इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म रहा हूँ, मुझे कोई इशारा नहीं आया। जब इशारा आया तो आपको बता दूंगा। इशारों का कोई मकसद नहीं है। इशारे किसने देने और क्यों देने हैं? मुझे तो इशारा चाहिए कि इस मुल्क में आइन आ गया है। मैं तो सिर्फ उस इशारे में यकीन रखता हूँ कि जब मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक हो जाएगा। आपकी लाइन और लेंथ आइन है खाकान अब्बासी साहब, ये कह रहे हैं हम? जी वही होनी चाहिए और किसके साथ होगी जी? अभी जो कुछ हमने लाइन और लेंथ रखी है, हाँ, उससे मिला तो कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा जरा ये बता दें कि ये पीडीएम इतनी क्यों कंफ्यूज है खाकान अब्बासी साहब? पीडीएम में कोई कंफ्यूजन नहीं। पीडीएम एक तहरीक है और पीडीएम आइन की बालादस्ती की बात कर रही है। आज लोग भी यही कह रहे हैं। पीडीएम में हर फिक्र, हर सोच की जमात है और वो कहते हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें। यही पैगाम है, यही मकसद है, यही तहरीक है। अच्छा खाकान अब्बासी साहब, अगर आप कह रहे हैं कि कंफ्यूज्ड नहीं है, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब और बाकी सारे लोगों के साथ आप लोग मौजूद हैं। कुछ तय हुआ है कि कल अगर इलेक्शन अनाउंस होते हैं और परसों आप लोग हुकूमत कर लेंगे तो मौलाना को क्या मिलेगा? आपकी हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? आई मीन कोई इस तरह की फॉर्मेशन पे बात हुई है कि नहीं हुई है? नहीं, मैंने कहा ना, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है। जब इलेक्शन होंगे, सब इलेक्शन लड़ेंगे और उसमें जो भी अलायंसेस बने इलेक्शन के दौरान या एडजस्टमेंट्स हुई, वो अपनी जगह हो सकती हैं, वो हर जमात के साथ हो सकती हैं। उसके बाद हुकूमत बनाई जाती है, जिसकी अक्सरियत होती है, वही वज़ीर-ए-आज़म होते हैं। मकसद तो अब डिफाइन कर दिया गया है ना। मकसद ये है कि आज ये तमाम जमातें इत्तेफाक कर रही हैं कि हमारे मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं है, हमारी मुश्किलात की वजह आइन से इनहराफ है। तो मुस्तकबिल में इन सब की ये कोशिश होगी कि मुल्क के निज़ाम आइन के मुताबिक किया जाए। खाकान अब्बासी साहब, ईवीएम के मामले पर मैं बड़ा सुन रही हूँ आपको, आपकी जमात के लोगों को। आप काफ़ी ज़ीरक आदमी हैं, दुनिया आपने देखी है। आप कह रहे हैं कि दुनिया में ये जो टेक्नोलॉजी है ये बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, आप इसको हमारे सर पर लाकर डाल रहे हैं। सर, ईवीएम का मुस्तकबिल मुझे भी बता दें। आप बहैसियत ऑपोजिशन, आपको लगता है कि 2023 के इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं ईवीएम पर जाने के लिए? देखिए, ना मेरा ज़ीरक होने का दावा है, ना मेरा दुनिया देखने का दावा है। अच्छा। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इलेक्शन के मामले में अगर आप इस किस्म की मुदाखलत करेंगे उस मुल्क में जहाँ पर इलेक्शन चोरी होते हैं, हर इलेक्शन चोरी हुआ है, वहाँ पर अगर आप उस निज़ाम को और मुतनाज़ा करेंगे तो फिर हशर क्या होगा? आप ये बात भूल जाते हैं कि 1970 में इस मुल्क में क्या हुआ था। इलेक्शन के मामले पर ये मुल्क टूट गया था। ठीक है। और इस मुल्क की अक्सरियत 60% आबादी जो है इस मुल्क को छोड़कर चली गई थी एक इलेक्शन के नतीजे में। तो वहाँ पर सबक है, और सबक ये है कि इलेक्शन के निज़ाम को मुतनाज़ा मत बनाएं। आपने एक इलेक्ट्रॉनिक हिस्सा डाला इलेक्शन में, आरटीएस का, वहीं पे सारी खराबी पैदा हुई। आज आप एक फरसूदा निज़ाम जो और इलेक्शन को मुतनाज़ा करेगा, बगैर टेस्ट किए, इलेक्शन कमीशन की बात सुने बगैर आप कानून मंजूर करते हैं। इलेक्शन कराना तो आइन के तहत इलेक्शन कमीशन का काम है। उनसे आपने मशवरा किया, उन्होंने क्या कहा, तो फिर कैसे ये इलेक्शन ईवीएम कराएगी? आज मुल्क का मसला ईवीएम है, आप मुल्क का मसला इलेक्शन की चोरी है। पहले उस चोरी की बात करें, उसको कैसे रोकेंगे? ठीक है खाकान अब्बासी साहब, आप हमारे रहिएगा, मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। जरा ब्रेक से वापस आ जाते हैं तो मजीद जरा कुछ सवालात मेरे पास रह गए हैं। ज़ाहिर है जीबी के जो साबिक चीफ जज हैं उनकी जानिब से जो बातें कही गई, जो एफिडेविट जमा करवाया गया, इस पर आपके नाकिदीन की एक खास राय है, उस पर भी आपका जवाब लेंगे। और मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के इम्कानात कितने रोशन है, इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, बिल्कुल गलत हो सकती है ये सवाल, शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन मुझे पूछने दीजिए कि राना शमीम का जो बयान हलफी है, आपके नाक़दीन ये कह रहे हैं कि ये पूरी बिसात मुस्लिम लीग नवाज की बिछाई हुई है और ये तमाम मोहरे आप लोग चला रहे हैं। ये जो नाक़दीन है, तकलीफ जिनको है वो किस तरफ है? यहाँ फरीक नहीं है, यहाँ पर एक मसला है और वो मसला बड़ा गहरा और संजीदा है। अच्छा, कि इस मुल्क में एक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने कसम उठाकर, हलफ उठाकर बयान दिया है कि मेरे सामने इस मुल्क के चीफ जस्टिस ने मुदाखलत की एक हाई कोर्ट के बेल के मामले में। वो बेल इस मुल्क के 3 दफा के वज़ीर आज़म और एक पार्टी के रूए रवां की थी और अपने रजिस्ट्रार को और हाई कोर्ट के जज को ये कहा कि इनकी बेल इलेक्शन से पहले मत होने देना, यानी इलेक्शन के मामले में इंटरफियर किया। इसमें मैं फरीक नहीं हूँ, इसमें कोई और भी फरीक नहीं बन सकता। ये बात अब पब्लिक डोमेन में चली गई है, अब इसकी तह तक पहुँचने की ज़रूरत है, क्योंकि इन 2 अशखास में से एक शख्स झूठ बोल रहा है, तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। झूठ बोला है तो सज़ा मिलनी चाहिए, मुदाखलत की है तो सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये इंसाफ के तकाजे हैं। आज चैलेंज जो है वो जुडिशरी के लिए है, आज इम्तिहान जुडिशरी का। आप इन्फ्लुएंस नहीं कर, आपका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहा इस तरफ। मैं ये पूछ इसलिए रही हूँ क्योंकि ये बार बार बात सामने आ रही है। नहीं, मुस्लिम लीग क्या इन्फ्लुएंस कर सकती है? एक शख्स ने खुलकर बयान दिया है, मैं क्या इन्फ्लुएंस करूंगा? वो आदमी मामूली आदमी नहीं है, एक कोर्ट का चीफ जस्टिस रहा है, उससे मेरा क्या ताल्लुक है? अगर आप ताल्लुकात की बात करते हैं तो राना शमीम साहब की भी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन वो दावा उनका बेटा कह रहा है कि उनकी मुलाकात है, मियां साहब से उनके ताल्लुकात हैं। मैं ये भी जानता हूं कि साकिब निसार साहब के 40 साल के ताल्लुकात हैं मियां नवाज शरीफ की फैमिली से। तो ये ताल्लुकात की बात नहीं है, हम ताल्लुकात की तरफ हर चीज़ को ले जाते हैं। यहाँ बात इंटरफियरेंस की है अदल के निज़ाम में और इलेक्शन के निज़ाम में, ये आइन तोड़ने की बात है। खाकान अब्बासी साहब, वक्त कम है, मैंने 2-3 सवाल आपसे करने थे। सर, मुझे ये फरमा दें कि मियां नवाज शरीफ साहब कब वापस आ रहे हैं? उनका इलाज मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ है? आपके 2 सवाल पूरे हो गए। नहीं, आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है। ये आप आइन से नाराज कर रही है, 62-63 लग जाएगा आपके ऊपर। अच्छा, चले आइन का। हमने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाल दिया था, हमने इस मुल्क के वज़ीर आज़म को निकाला है। हाँ जी। 8 साल पहले फीस ना लेने पर अपने बेटे की कंपनी से। हाँ, तो आप तो छोटी मोटी मार की बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, मियाँ साहब इलाज के लिए गए हैं, इलाज मुकम्मल होगा तो आ जाएंगे। इस दौरान में उन्होंने जब भी मुनासिब समझा कि मुल्क में उनके होना ज़्यादा ज़रूरी है, इलाज छोड़कर भी आ सकते हैं, ये उनका फैसला है। मेरी उनको राय हमेशा ये रही है कि सबसे ज़्यादा आपकी सेहत ज़रूरी है, उसका इलाज करवा कर। आपकी राय यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज के लिए। और आर्टिकल 62-63 वाली जो आप बात कर रहे थे वो ना लगवाइएगा जी, ये तो आपको जज बताएंगे। थैंक यू वेरी मच खाकान अब्बासी साहब हमसे बात करने के लिए। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को आप सुन रहे थे। जो इंदिए हैं, जो इशारे हैं, जो बातें हैं, जो सरफेस पर सियासत है, उसी को डिबेट का हम हिस्सा बना रहे थे। एक ब्रेक शामिल कर लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो सदर पिलडाट से ज़रा हम बात करते हैं, अहमद बिलाल साहब से, कि वो क्या समझते हैं कि EVM का मुस्तकबिल पाकिस्तान में क्या हो सकता है। 2023 के इलेक्शंस में क्या पाकिस्तान इस काबिल होगा कि इस मशीन के थ्रू अपना इंतखाबी अमल जो है वो पूरा कर सके, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होगी? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अहमद बिलाल महबूब, सदर हैं पिलडाट के। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ज़रा ये फरमाइएगा अहमद बिलाल साहब, आपकी दानिश में 2023 में क्या EVM के ज़रिए पाकिस्तान में इंतखाबी अमल अपनाया जा सकता है या नहीं? देखिए, इसमें गालिबन जो लोग कानून बना रहे थे या जिन्होंने इस कानून का मसवदा बनाया है, उनके जहनों में भी ये सवाल ज़रूर था, क्योंकि एक बहुत अहम चीज़ ये हुई है कि कौमी असम्बली से जो कानून पास हुआ था
उसके बाद जॉइंट सेशन में जो कानून पास हुआ है, इन दोनों में बड़ा सब्सटेंशियल फर्क है। दुरुस्त कह रहे हैं। यानी मुख्तसर सा फर्क है, लेकिन काफी बड़ा मानी खेज फर्क है। यानी उसके अंदर अब ये लिख दिया गया है कि सब्जेक्ट टू सीक्रेसी एंड सिक्योरिटी, यानी इसका इस्तेमाल होगा अगर आप इसकी सीक्रेसी और सिक्योरिटी को इंश्योर करेंगे तो। तो अब ये कौन करेगा इंश्योर? ये इंश्योर करेगा इलेक्शन कमीशन। अगर इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पे पहुंचेगा कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसी है या वक्त इतना नहीं है कि वो मशीन के ज़रिए ये दोनों सेटिस्फाई कर सके कंडीशंस को, तो फिर वो ये फैसला कर सकते हैं कि अभी 2023 में वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे या इसका महदूद इस्तेमाल करेंगे या इसका कोई पायलट टेस्ट करेंगे। तो ये बात एक तो कानून की हद तक है, लेकिन अमली तौर पे भी ये बहुत से सवालात हैं। उसके लिए जिस शख्स को ये इदराक है कि इस कानून के पास होने के बाद से इसके इस्तेमाल तक के किन मंजिलों से गुजरेगा, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि 20 महीने उसके लिए काफ़ी नहीं है। अच्छा। अब मसलन पहली बात तो ये होगी कि इलेक्शन कमीशन वो स्पेसिफिकेशंस बनाएगा, ठीक है, वो बड़ी तफसीलात से लिखेगा कि मशीन में क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और ये बातें वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी कर रहे थे, और अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी अपने प्रोटोटाइप में उसको पूरी तरह से इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, फिर टेंडरिंग का प्रोसेस होगा, ठीक है, जो इंटरनेशनल टेंडर होगा उसमें आएंगे पेपरा के कवानीन के मुताबिक, फिर उसकी इवैल्यूएशन होगी, फिर कोई एक एजेंसी मुंतखब होगी, फिर वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। ये ऑफ द शेल्फ चीज़ें नहीं होती कि आपने जाएं और ख़रीद लें, वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मुझे ये शक है कि ये सारे मराहल 20 माह में खुश असलूबी से पूरे हो जाएंगे, और अगर ये हो भी जाएं तो भी ये एक बड़ा मुश्किल बात होगी। दुनिया में पहली मर्तबा कोई ऐसा मुल्क होगा जो 4 लाख के करीब मशीनों को एक ही किस्त में एम्प्लॉय करना चाहता है। दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ, लोगों ने इसको मरहलावार किया है, लेकिन हम मुसिर हैं कि इसे 4 लाख मशीनों को पूरे मुल्क में एक ही वक्त में करेंगे, तो वो बड़ा डिजास्टर्स हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि अमली तौर पे शायद ये मुश्किल होगा 2023 में पूरे मुल्क में इसका इस्तेमाल, पूरे मुल्क में इसका इस्तेमाल। लेकिन सर अब एक और अच्छी खबर, ज़ाहिर है समंदर पार पाकिस्तानियों के पास वोट का हक तो था, लेकिन अब वो वोट कैसे डालेंगे, शायद ये अहम सवाल है। पोस्टल बैलेटिंग होगी, इंटरनेट बैंक के थ्रू करवाई जाएगी, इसका मैकेनिज्म कैसे मुरतब किया जा सकता है आपकी नजरिए में? देखिए, जो वोट डालने का हक है ना, हक तो उनको पहले भी था। ठीक बात है। यानी पाकिस्तान में जिस तरह से हम आके वोट डालते हैं पोलिंग स्टेशन पे जाके, अगर उनका नाम फहरिस्त में है तो वो भी आके डाल सकते थे। लेकिन अब ये हक की बात नहीं थी, ये सहूलत की बात थी कि आप अपने घर बैठे अपने मुल्क में जहां आप इस वक्त रिजाइड कर रहे हैं वहां से वोट डाल सकें। ये सहूलत चाहिए थी, जो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को ये सहूलत हासिल नहीं है, सिवाय चंद लोगों को जिसमें सरकारी मुलाजिम है जो ड्यूटी दे रहे हों, कैदी हैं या हैंडीकैप्ड लोग हैं, तो वो पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। अब इनके लिए जो 2 ही सूरतें रह जाती हैं, ये हमारे कानून में पहले तो ये बहुत बहस होती रही कि इंटरनेट वोटिंग होगी, लेकिन अब ये जो कानून है उसके अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि वो किस तरीके से होगी, इंटरनेट वोटिंग स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल में 2 ही अमली शक्लें हैं, एक तो इंटरनेट वोटिंग है या फिर पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट के जरिए भी हो सकता है और ये इंटरनेट वोटिंग भी हो सकता है। दोनों के बारे में सवालात भी हैं, शकूक भी हैं। ओके, अहमद बिलाल साहब, शकूक की बात की तरफ आ जाते हैं। आपको लगता है कि ईवीएम मशीन से इंतखाबी अमल जो है हमारा, इस पर जो हर दफ़ा अबहाम उठाया जाता है, शिकवे शिकायत होते हैं, उसकी गर्द बैठ जाएगी क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया जाएगा तो मसला ही हल हो जाएगा, या ये अबहाम बढ़ जाएंगे? नहीं, वो नहीं थमेगी, वो बल्कि पहले से ज्यादा हो जाएगी।
और इस वक्त भी ऑलरेडी उसके आसार हमें नज़र आ रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब ने जब ये मशीन को इंट्रोड्यूस करने का इरादा जाहिर किया था तो उनके पेश नज़र ये बात थी जिसका उन्होंने जिक्र किया कि हम चाहते हैं कि नताइज के ऊपर तमाम लोग का इत्तफाक हो। ये ना हो कि कल को नताइज आते हैं तो जीतने वाला खुशी मनाता है और हारने वाला उस पर इख्तलाफ करता है, सबका इत्तफाक हो, हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं। तो ये जो ईवीएम है अनफॉर्चुनेटली ये वो इंतज़ाम नहीं है। अगर ईवीएम के इस्तेमाल पे ही आज इत्तफाक नहीं है और इतनी शार्प डिवाइड है कि 221 वोट हैं और 203 वोट हैं, जो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो पूरी सोसाइटी में भी यही डिवाइड है, तो उस पर इत्तफाक राय होने का तो कोई सवाल नहीं है। लिहाजा गर्द नहीं थमेगी, गर्द मज़ीद उठेगी, मुझे डर ये है। ओके, अहमद बिलाल साहब, इसी लफ्ज के साथ डर है, लेकिन अब जो अभी आप बात कर रहे थे ना सीक्रेसी की, मैं जरा उस तरफ जाना चाहती हूँ। वोटिंग मशीन फिर वोटर की सीक्रेसी, इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है? और इसी तनाजुर में क्या अगर हम ईवीएम इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, अगर ग्रेजुअली करते हैं तो मैं क्या समझती हूँ बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पूरे मुल्क में एक साथ करेंगे तो वो मसला पैदा कर सकता है। सीक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंस रखती है वोटर की, और इस वक्त कितनी हुकूमत को इसके बारे में सोचने की जरूरत है कि वो ऐसा सिस्टम, ऐसा मैकेनिज्म तरतीब दे इस मामले के लिए? देखिए, ये जहाँ तक आई वोटिंग का ताल्लुक है ना, तो उसमें तो सीक्रेसी के बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स थे। वो हैकिंग हो सकती है, उसके अटैक हो सकता है, साइबर अटैक हो सकता है, लेकिन जो ईवीएम है उसमें निस्बतन ये खदशात कम है, लेकिन फिर भी मौजूद है। सीक्रेसी तो उसी सूरत पे होगी कि उसकी जो अंदर जो डेटा है वो कहीं और भी चला जाए और पता चल जाए कि जिस आदमी ने ये वोट डाला वो किसको डाला है। ठीक है। तो उस सूरत में जो लोगों के शकूक का अजाला है वो पायलट टेस्टिंग के जरिए होता है कि वो करके उन्हें दिखाया जाता है कि ये देखिए अब ये हमने किया है और इसमें कोई इस किस्म की चीज नहीं हुई। तो ये बार बार जब किया जाएगा तो फिर ही शकूक का अजाला होगा, इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है। लेकिन दुनिया ने, कई मुल्कों ने, 9 मुल्कों ने इसको अडॉप्ट करने के बाद जो तर्क किया है वो इसीलिए किया है कि उसके ज़रिए से पता ही नहीं चलता कि ये वाकई इसके अंदर सीक्रेसी है भी या नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ब्लैक बॉक्स है, हमें नहीं पता कि आप ये बटन दबाते हैं तो इसकी पल्सेस कहाँ जाती हैं, कहाँ किसी के पास रिकॉर्ड हो जाती हैं या नहीं होती। तो दुनिया के कई मुल्क हैं जिसमें बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क शामिल हैं, जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, फ्रांस, इन्हें इस्तेमाल करके तर्क कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि खदशात में ज़रूर कोई वज़न है। एक मुल्क में तो अदालत ने उसको ममनू करार दे दिया, तो इसका मतलब है कि इन खदशात में कोई वज़न है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल तर्क किया, और दुनिया के सिर्फ 8 मुल्क इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रही हो और हम इससे महरूम हो रहे हो, ऐसा भी नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ सर, नवे हम हो जाएंगे ना सर। अच्छा, ये बताइएगा, इस पर मैं तबसरा भी चाह रही थी आपका कि ओवरसीज पाकिस्तानी जब अपने वोट का हक इस्तेमाल करेंगे, अब वो जो जरिया या तरीकेकार हो वो एक अलग बात है, लेकिन क्लेम ये किया जा रहा है कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने इसलिए एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इनके वोटर सपोर्टर्स ज्यादा हैं ओवरसीज में, रादर टू अगर मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को देखें। आप समझते हैं क्लेम सही है? और अगर ये सही है तो क्या अगले इंतखाबात में जबकि ओवरसीज पाकिस्तानी भी हक राय दही इस्तेमाल करने के काबिल होंगे, तो क्या पीटीआई को ही फेवर होगा? हो सकता है ये बात दुरुस्त हो, क्योंकि देखिए माजी में जो इंटरनेट के ज़रिए पोलिंग होती रही है, जिसे कहते हैं पब्लिक ओपिनियन पोल्स, जो इंटरनेट के ज़रिए हुए हैं, कुछ अखबारों ने कराए हैं, कुछ इंडिपेंडेंट पोलस्टर्स ने कराए हैं, उसमें ओवरवेलमिंगली लोगों ने पीटीआई को सपोर्ट किया है। ये 2018 के करीब की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद से भी कोई तब्दीली शायद आई हो, लेकिन बहुत बड़ी तादाद पीटीआई को सपोर्ट करती है बनिस्बत दूसरी पार्टियों के। तो हो सकता है अभी भी सूरत हाल ऐसी हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि किसी भी पार्टी को अगर फायदा पहुंच रहा है तो हमें अपनी राय उसके मुताबिक मुतय्यन करनी चाहिए। अगर पीटीआई को आज फायदा पहुंच रहा है तो कल को किसी और पार्टी को पहुंच सकता है। तो इसलिए ये हमारी फैसले की बुनियाद होना ही नहीं चाहिए, और मुझे यकीन है कि पीटीआई ने भी इस बुनियाद पर फैसला नहीं किया। वो दयानतदारी से शायद ये समझते हैं कि इसके जरिए रिगिंग रुक जाएगी, लेकिन रिगिंग इससे नहीं रुकेगी और रिगिंग के खदशात भी इससे नहीं खत्म होंगे। थैंक यू वेरी मच।
मच। अहमद बिलाल महबूब सदर पिलडाट हमसे बात करने के लिए। यही है कि पाकिस्तान में इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन और हुकूमत में एक शार्प डिवाइड है जो कि सामने मौजूद है, लेकिन क्या कि हुकूमत को टफ टाइम देगी या नहीं देगी ये भी हम देखेंगे। लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी बहरहाल सवालिया निशान है, क्योंकि अवाम में पाकिस्तान महंगाई और दीगर मामलात पर हुकूमत से अपने आप को नथी नहीं कर पा रहे हैं। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।